हेलो बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स of ISC class 12th who will be taking up their board examinations in 2026. So वो बच्चे जिनके अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, कंपैरेटिव्स आने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो पूरा बेहतरीन तरीके से वन शॉट में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस पूरे चैप्टर को हम समझेंगे। बोर्ड के हिसाब से अगर बात की जाए तो अराउंड 10 मार्क्स का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आने वाला है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। प्लस इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ के फॉर्म में मिलने वाले हैं जो MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे, और ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को पहचानने के लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला काम, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। दूसरा तरीका होता है मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कुछ मैथ्स के फॉर्मूलों के जरिए, कुछ बेसिक रूल्स के जरिए हम ये भी जान सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं जिनके ग्राफ को बनाने में कोई भी ब्रेक ना आए, या जिनके ग्राफ को अगर अपन ड्रॉ करें तो ग्राफ को ड्रॉ करने में हमको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ऐसे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में एक फंक्शन पढ़ा है, बचपन में बोले तो क्लास 11th में, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स। तो अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसके डोमेन की बात करें तो ऑल रियल हो जाता है, रेंज की बात करें तो -1 से 1 हो जाता है। आई होप आपने ITF वाला वीडियो जरूर देखा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि जब हमने इसके ग्राफ को बनाया तो हमको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई ब्रेक नहीं है, कोई बंप नहीं है, कोई बीच में गड्ढा नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो बनता चला जा रहा है कहीं पे भी विदाउट ब्रेक। अगर कोई ग्राफ दिख रहा है आपको किसी फंक्शन का, सो दैट इज कॉन्टिन्यूअस। एक और फंक्शन विच इज fx इज इक्वल्स टू x, ये भी जो फंक्शन है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को जब अपन ड्रॉ करते हैं तो इसको बिना पेन लिफ्ट किए हम डायरेक्टली इसका ग्राफ बना सकते हैं। यहां पे भी देखिए बिल्कुल स्मूथ कर्व है, ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी बंप नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं, क्या ग्राफ को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो यस, अगर आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन का ग्राफ किसका है, सो ये फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 1/x। अब इसके ग्राफ को बनाने में एक बार हमने ऐसे बनाया, पेन को लिफ्ट किया और दोबारा से ऐसा बनाया, तो एक बार में पेन से हम इस ग्राफ को नहीं बना पा रहे। सो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और फंक्शन which is fx is equals to x, this is known as GIF फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके भी अगर अपन ग्राफ को बनाएं तो देखिए यहां पे बनाया, एक बम्प आया, फिर हमने पेन उठाया, फिर एक बम्प आया, फिर हमने पेन उठाया, फिर एक ब्रेक आया। तो इसके ग्राफ को बनाने में बीच बीच में ब्रेक आ रहा है जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का फंक्शन हुआ, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ। तो ग्राफ देख के तो हम डेफिनेटली आराम से बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि हम कैसे चेक करेंगे मैथमेटिकली कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। क्लास 11th में आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट था लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। आई होप ये आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार लिमिट्स दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही यही है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक सारी चीजें आपको समझाएंगे। इवन अगर आपको क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तब भी आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सको। तो बात करते हैं लिमिट्स क्या होती हैं। तो लिमिट्स को समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। सो हमारी क्लास में एक बच्चा है, लेट्स से इस बच्चे का नाम है धैर्य,
और इसका जो घर है वो दो महान हस्तियों के घर के बीच में आ रहा है। एक महान हस्ती है हमारी श्री 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 सनी जी और एक महान हस्ती है हमारी श्री 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 आलिया जी। सो ये आलिया जी का घर है जो इस धैर्य के घर के राइट हैंड साइड पे आता है और ये सनी जी का घर है जो इस धैर्य बच्चे के लेफ्ट साइड में आता है। अब अगर आपसे कोई पूछे या अगर हमको धैर्य के घर तक पहुंचना है तो धैर्य के घर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो धैर्य के घर तक हम ऐसे पहुंच सकते हैं कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई जो धैर्य का घर है ना उसके राइट हैंड साइड पे ही आलिया जी का घर है, तो आप आलिया जी के घर पे पहुंचो और आलिया जी से थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो आपको धैर्य का घर मिल जाएगा। या इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता है, समझा जा सकता है कि धैर्य के घर के लेफ्ट हैंड साइड पे सनी जी का घर आता है, तो अगर सनी जी के घर पे पहुंचा जाए और थोड़ा सा और आगे मूव किया जाए तो धैर्य जी का घर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का। तो अगर कहीं पे भी आपको दिया है लिमिट x टेंडिंग टू लेट्स से 5 एंड अ फंक्शन इज गिवन, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर होगी तो फंक्शन क्या आउटपुट देगा, मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन में y की वैल्यू क्या होगी, ये लिमिट बताता है। सो x टेंडिंग टू 5 का मतलब होता है जब हम 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट्स से अगर इनका घर x इज इक्वल्स टू 5 पे है, अगर इनके घर तक हमको पहुंचना है तो इनके घर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता? एक रास्ता कि हम इनके घर की तरफ बढ़ें फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा रास्ता अगर हम इनके घर की तरफ बढ़ें फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इनकी घर की तरफ बढ़ते हैं तो वो जो रास्ता होता है, वो जो लिमिट लगती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LHL. So if we are moving towards a point from the left hand side, then this is known as left hand limit, and if we are moving towards a specific point from the right hand side, it is known as right hand लिमिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं RHL. सो अगर हमको धैर्य के घर तक पहुंचना है तो किसी ने कहा कि भाई आप सबसे पहले पहुंच जाइए सनी जी के घर पे, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको धैर्य जी का घर मिल जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया आप सनी जी के घर पहुंच जाइए, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको धैर्य जी का घर मिल जाएगा। तो अगर हमसे ये बोला जाए कि क्या ये तीनों एक ही घर में रहते हैं, ये प्रूफ कीजिए, तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर हम आपसे ये कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है LHL, इसका जो एड्रेस आ रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेट्स से x इज इक्वल्स टू 5 एंड आलिया जी के भी घर की तरफ से अगर हम बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से जो RHL की वैल्यू आ रही है, अगर हम बोले कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5 एंड जो ये भाई साहब रह रहे हैं जिस पर्टिकुलर एड्रेस में वो भी अगर 5 के बराबर है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इन तीनों के घरों में कोई भी गैप नहीं है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, ये तीनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे साथ साथ रह रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, धैर्य भाई आज खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन है उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूं एक फंक्शन के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू। सो लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ है। लेट्स से दिस वैल्यू इज x इज इक्वल्स टू 5. So if we are approaching this point x is equals to 5 along the graph fx फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इसकी तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू क्या होगी? सो इसके बिल्कुल बाजू में लेफ्ट हैंड साइड पे x की जो वैल्यू होगी वो होगी समथिंग अराउंड 4.99999, क्योंकि 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी, तो लेट्स से 4.99999। और अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम राइट साइड पे वैल्यू देखें तो राइट साइड पे x की वैल्यू क्या होगी? 5.00001, अगर बिल्कुल ही बाजू में है तो। सो अगर हम इस पॉइंट की तरफ x इज इक्वल्स टू 5 की तरफ राइट हैंड साइड से पहुंचे और तो हम इसको बोल रहे हैं कि जो RHL की वैल्यू है दैट इज
5.00001 which is very near to x is equals to 5. अब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कोई भी फंक्शन मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वैल्यू ऑफ left hand side and the value of right hand side is equals to the value at x is equals to that particular point, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है. तो जब भी हम किसी फंक्शन को चेक करेंगे मैथमेटिकली, देखो ग्राफ देख के तो पता ही चल जाएगा, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली चेक करके बताएं कि क्या ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि उसके थोड़ा सा लेफ्ट और उसके थोड़ा सा राइट जाने पे जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है एज द वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 5, तब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही सेम वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड साइड पे भी वही सेम वैल्यू दे रहा है. तो इसका मतलब है कि इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज और राइट हैंड साइड वैल्यूज में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम एड्रेस दे रहा है, सेम लोकेशन दे रहा है. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे बीच में कहीं पे भी बंप नहीं होगा. ये जो कर्व जा रहा है, ये जो सड़क जा रही है, ये बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है. तो जब भी हमको किसी भी फंक्शन को चेक करना है मैथमेटिकली कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो हम चेक करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टूल विच इज थ्रू द लिमिट्स. और LHL अगर RHL के बराबर है तो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में अगर बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. आई होप आपको ये कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई होगी, राइट? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आपको. सो मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कोई भी है अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू a, तो उस पे वो कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज इक्वल्स टू fa, मतलब LHL RHL के बराबर आ जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a, अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं तो हमारा फंक्शन मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूअस होगा. उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके ग्राफ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा. तो ये तो कंडीशन हो गई कॉन्टिन्यूटी की. अब व्हाट आर द कंडीशंस जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है. सो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, इनको एक बार अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहला रीजन कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है वो तब हो सकता है जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो LHL है, जो RHL है, वो आपस में बराबर ही नहीं आ रहे हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. तो ये पहली कंडीशन है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब RHL LHL के बराबर नहीं है, तो उस केस में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा. कैसे बता सकते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ देखिए, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपने क्लास 11 में पढ़ा है. दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. सो जब हम सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं तो सिग्नम फंक्शन हमारा जो वर्क करता है वो कैसे करता है. सो अगर हमको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एट x इज इक्वल्स टू 0, यहां पे, तो कैसे चेक करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम 0 की तरफ मूव करें फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से छोटी वाली वैल्यूज की तरफ से. सो हमको पता है लेफ्ट साइड से छोटी वैल्यूज होंगी, तो जब हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फॉर x इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पे जो हमको वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, वो किसके बराबर आ रही है, वो बराबर आ रही है फंक्शन की बोले या लिमिट की बोले, तो यहां से जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है जब हम x की तरफ 0 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको जो y की वैल्यू मिल रही है वो -1 मिल रही है, मतलब LHL इज -1. नाउ इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अगर हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ से पकड़ें, इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम राइट हैंड साइड की तरफ से 0 की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो यहां पे जो हमको x की वैल्यू मिल रही है वो किसके बराबर मिल रही है, 1 के बराबर मिल रही है. x की मतलब fx की वैल्यू. सो यहां पे अगर आप देखिए तो RHL जो आ रहा है वो 1 के बराबर आ रहा है, वेयर एज LHL जो आ रहा है वो -1 के बराबर आ रहा है. तो डेफिनेटली
ग्राफ को देख के भी हमको ये समझ में आ रहा है कि जब हम यहां से 0 की तरफ मूव करेंगे तो हमने ग्राफ बनाया, पेन उठाना पड़ेगा, फिर जब हम राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक आ रहा है, गैप आ रहा है, हम डायरेक्टली इस ग्राफ को विदाउट लिफ्टिंग द पेन नहीं बना सकते, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। तो पहली कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिसकंटीन्यूअस इज कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, कहने का मतलब है एलएचएल आरएचएल के बराबर ही ना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है अगर fx एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं या डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। फंक्शन डिफाइंड ही ना हो का मतलब क्या है? सो फंक्शन डिफाइंड ही ना हो का मतलब है, लेट्स से एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। नाउ अगर हमको चेक करना है एट x इज इक्वल्स टू 2, तो अगर x इज इक्वल्स टू 2 हम यहां पे रख दें तो x इज इक्वल्स टू 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करें तो जैसे ही हम यहां पे x इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, 2 रखते ही हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां से ये डेफिनेटली देख के कह सकते हैं कि भाई हमारा फंक्शन तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। तो इन केस अगर LHL RHL के बराबर आ जाए लेकिन फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, देन ऑल्सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। दिस इज रीजन नंबर 2। ठीक है, थर्ड रीजन क्या है? नाउ अगर थर्ड रीजन के बारे में हम बात करें, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ये एक ग्राफ दिया है, नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को चेक करें एट x इज इक्वल्स टू 2, तो यहां पे देखिए जब हम 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिल रही है LHL की दैट इज इक्वल्स टू 2, और यही फंक्शन की तरफ अगर हम राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो यहां से भी जो वैल्यू मिल रही है RHL की दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2। मतलब यहां पे लिमिट डेफिनेटली बराबर आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड अगर x इज इक्वल्स टू 2 पे देखें तो हमको x इज इक्वल्स टू 2 पे ये जो फंक्शन वैल्यू दे रहा है ये दे रहा है 3 के बराबर। मतलब फंक्शन डिफाइंड भी है x इज इक्वल्स टू 2 पे, लेकिन किंतु परंतु बंधु यहां पे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि LHL RHL के बराबर तो है, but this is not equal to the value of function at x is equals to 2, therefore ये फंक्शन यहां पे भी discontinuous होगा। तो discontinuity के लिए there are 3 टाइप्स, देयर आर 3 ऑप्शंस जब हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। पहला है अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा, तो हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। दूसरा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तीसरा है कि LHL RHL के भी बराबर है, फंक्शन डिफाइंड भी है उस पॉइंट पे, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इन दीज 3 कंडीशंस फंक्शन हमेशा कैसा होगा? हमारा फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस होगा। ये मैथमेटिकली हम LHL RHL के थ्रू, लिमिट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए जिसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है आपके एग्जामिनेशन में MCQ के फॉर्मेट में, क्योंकि हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे जाने वाले हैं ICSE ISC में, तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है या नहीं है? तो ग्राफ से अगर हम समझें कि डिसकंटीन्यूअस के बारे में, तो डिसकंटीन्यूअस ग्राफ से हमको कैसे पता चलेगा? तो ग्राफ में जैसे यहां पे आपको मैंने दिखाया कि ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है जहां पे अगर हम x की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फॉर x इज इक्वल्स टू 1, और राइट हैंड साइड से जब हम बढ़ रहे हैं x की तरफ तो यहां पे वैल्यू अलग आ रही है, यहां पे वैल्यू अलग आ रही है, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ब्रेक आ रहा है बीच में तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या CUET की कर रहे हो या आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं 100% तरीके से। क्या है? कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा,
all the polynomial functions will always be continuous. Now what are polynomial functions? So polynomial functions कुछ इस तरीके के फंक्शन हो गए जैसे a1x plus a2x square plus a3x cube डॉट 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 an x to the power n. अगर इस तरीके के कोई फंक्शन है, बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है, तो इन दैट कंडीशन मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में नहीं दी गई है, तो ऐसे फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं. तो चाहे लीनियर इक्वेशन हो गई, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो गई, चाहे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ऑल दीज फंक्शंस विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस. ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे ही होंगे. देन द सेकेंड पॉइंट इज साइन एक्स और कॉस एक्स जो होते हैं वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में. दोनों का डोमेन होता है ऑल रियल. सिमिलरली जो मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर जगह अपने डोमेन में. तो हम जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं डोमेन में ही चेक करते हैं, और अगर डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस ही होगा. तो साइन और कॉस एंड मॉड ऑल दीज फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन. सिमिलरली एक और फंक्शन है tan x. ये जो tan x फंक्शन है ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता सर? क्योंकि tan ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 पे जो वैल्यू देता है दैट इज नॉट डिफाइंड. tan 90 की वैल्यू क्या होती है? समथिंग अपॉन 0, 1/0 आती है, नॉट डिफाइंड. तो अगर फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है तो कैसा होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा. ठीक, तो tan जो होता है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 क्योंकि यहां पे डिफाइंड नहीं है. इसी तरीके से सेक, कोसेक, कॉट, बताइए कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस होगा? नीचे कमेंट करके बताइए. जिसने भी सही कमेंट दिया उसको हार्ट मिलेगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ भाई इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है. सिमिलरली जो log x होता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन. तो log x का जो डोमेन आता है वो आता है 0 से लेके इंफिनिटी, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि x की जगह पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे. log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है. बाकी हर जगह 0 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स पे log हमेशा कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होने वाला है. ठीक है, सो इसका नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे. कौन सा कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट है टू बी नोटेड. तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो फंक्शंस दिए हैं, लेट्स से एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, और दोनों ही फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं, तो चाहे आप इनको ऐड कीजिए तो जो नेट सम आएगा फंक्शन नया वाला वो कॉन्टिन्यूअस होगा. चाहे आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो जो नेट डिफरेंस फंक्शन निकल के आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा. चाहे आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो जो नेट प्रोडक्ट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा. और चाहे आप इनको डिवाइड कीजिए, बस कंडीशन ये है कि जब fx को आप gx से डिवाइड कर रहे हो तो gx 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगेन समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. तो दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस है और उसमें से एक फंक्शन जो डिवाइड कर रहा है नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर पार्ट में, अगर वो 0 नहीं है तो उनका डिवीजन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा. तो समझने के लिए, याद रखने के लिए कि अगर दो शेर हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो भी शेर ही होगा. अगर एक डॉग है और एक बिच है तो उनका जो बच्चा होगा वो पपी ही होगा, वो म्याऊ म्याऊ करता हुआ बिल्ली नहीं होगा. सिमिलरली दो फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनके बीच में आप एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवीजन कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी ऑपरेशन लगाइए, वो फंक्शंस हमेशा कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे. सिमिलरली अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात की जाए तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा. कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल से समझाता हूं. सो लेट्स से fx एक फंक्शन दिया है mod of x, right, and gx is a function, let's say sin of x. तो अगर हम यहां से f of g निकालें तो f of g किसके बराबर होता है? तो f of g बराबर हो जाएगा f of gx.
तो x की जगह, f के x की जगह gx डाले, gx की वैल्यू क्या है? सो gx की वैल्यू है sin x के बराबर, तो ये हो जाएगा f ऑफ sin x, और f ऑफ sin x क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मॉड sin x। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, sin x फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर मॉड के अंदर साइन चला जाए तो मॉड ऑफ sin x भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी को कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो मॉड sin x भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिटन डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि एक एक नंबर के जो एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप डायरेक्टली अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, और एक बार अगर आपने समझ लिया तो इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे आप। सो लेट्स से हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से दिस फंक्शन इज f ऑफ x। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, जहां पे x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल्स टू a। तो अगर यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट a है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a, राइट? अच्छा, एक और पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज b। अब ये जो b पॉइंट है ये x इज इक्वल्स टू a से राइट हैंड साइड पे कुछ दूरी पे है। लेट्स से दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज h। तो अगर a से इस पर्टिकुलर पॉइंट A का डिस्टेंस B से x एक्सिस के अलोंग अगर h दूरी पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a प्लस h। भाई आपको पता है जैसे ही हम राइट साइड मूव करते हैं, कुछ ऐड करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया a प्लस h। अब यहां पे अगर हम चेक करें इसके y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा f ऑफ a प्लस h आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम यहां से एक सीकेंट बनाए ना, व्हाट इज अ सीकेंट? सीकेंट का मतलब याद है? सो सीकेंट आपने बचपन में पढ़ा था। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो दो पॉइंट से पास होती है। सो एक लाइन जो a और b दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, अब अगर हम इस सीकेंट का स्लोप निकालना चाहें तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है, इज गिवन बाय, स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? यही होता है स्लोप। अब अगर हम इस सीकेंट का स्लोप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? सो लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, तो x2 के करस्पॉन्डिंग में दिस पॉइंट इज y2 एंड दिस पॉइंट इज y1। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं तो इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर आ जाएगा? y2 माइनस y1 दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? a प्लस h माइनस x1 दैट इज a। तो यहां a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आया f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन और सीकेंट विच इज पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स a, b। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम यहां पे ये जो पॉइंट B है इसको खिसका के बिल्कुल नजदीक ले आए पॉइंट A के, तो पॉइंट A के बिल्कुल बाजू में अगर हम पॉइंट B को ले आए, सो लेट्स से जो ये पॉइंट A था इसके बिल्कुल बाजू में यहां पे हम पॉइंट B को ले आए, तो अगर हम पॉइंट B को बिल्कुल A के बिल्कुल बगल में ले आए तो क्या हो जाएगा? ये दोनों बेसिकली एक तरीके से ओवरलैप करेंगे। तो ये जो लाइन सीकेंट के फॉर्म में जा रही है, ये अब लाइन किस तरीके से आपको दिखाई देगी? तो ये आपको लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जो इस पर्टिकुलर कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, क्योंकि A और B दोनों ही पॉइंट्स क्या हो गए? बिल्कुल नजदीक आ गए। नाउ अगर हमको इस पॉइंट B को बिल्कुल नजदीक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अगर हम इस h की वैल्यू को टेंडिंग टू 0 कर दें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर अगर रख दें तो ये जो पॉइंट B है ये खिसक के बिल्कुल A की गोदी में बैठ जाएगा। तो अगर हम इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दें तो यहां पे अब जो हमको सीकेंट का स्लोप मिल रहा था वो एक्चुअली में किसका स्लोप मिल जाएगा? अब हमको एक्चुअली में स्लोप जो मिल जाएगा वो सीकेंट का नहीं मिलेगा, वो मिलेगा टैंजेंट का स्लोप, क्योंकि एक टैंजेंट जो होती है वो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे किस करते हुए यानी
चिपकते हुए मतलब छूते हुए पास करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो सीकेंट थी, इसको जब हमने बिल्कुल नजदीक ला दिया तो ये सीकेंट से क्या हो गई, टैंजेंट में कन्वर्ट हो गई। वेरी गुड। अब ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन का भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? सो किसी भी फंक्शन का जो स्लोप होता है दैट इज गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सो इफ द फंक्शन इज fx, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम कहते हैं f डैश x, या इसी फंक्शन का डेरिवेटिव को हम कह सकते हैं dy बाय dx। तो ये जो dy बाई dx होता है डिफरेंशिएशन में, ये एक्चुअली में dy बाई dx क्या दे रहा है आपको, एक टैंजेंट का स्लोप दे रहा है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और यही पर्टिकुलर डेरिवेटिव का थ्योरम आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था बाय द नेम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्लास 11th अगर आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल जो था वो यही प्रिंसिपल था जिसको आपने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक। अब ये जो पॉइंट बी था, ये अभी हमने क्या लिया, ये जो पॉइंट बी था इसको हमने ए के राइट साइड पे मार्क किया, मतलब ए से राइट साइड पे लाई कर रहा था। अब अगर हम यहां पे एक और पॉइंट ले लें, लेट्स से इस पॉइंट को बोल दें सी, एंड ये जो पॉइंट सी है ये ए के कहां पे लाई कर रहा है, ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर ए के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, अगेन इस पॉइंट की दूरी ए से x इज इक्वल्स टू ए से अगर h डिस्टेंस पे है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहां से a माइनस h। क्यों माइनस h? भाई दूरी h है, जब पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आ गया वो किसके बराबर आ गया, a माइनस h के। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा f ऑफ a माइनस h के, राइट। अगेन अगर हम यहां से इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, सो अ सीकेंट विच इज पासिंग थ्रू a एंड c, a और c से पास होने वाली सीकेंट को अगर हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें तो इसका स्लोप किसके बराबर आएगा, फिर से यही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, सो यहां से आ जाएगा f ऑफ, दूसरे कलर से लिख देता हूं, सो यहां पे आ जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। और अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दे, मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल 0 के बराबर कर दे, इस पॉइंट को बिल्कुल a के नजदीक ले आए, उसको गोदी में बैठा दे के, तो ये h टेंडिंग टू 0 करने पे ये जो वैल्यू आ रही है, इसी वैल्यू को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट्स से इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। और ये जो वैल्यू आ रही है पहली वाली, इसी को हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम ए पॉइंट के राइट हैंड साइड से ए के पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। एंड ये LHD RHD ही जो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आती हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जो बेसिक रूल है, वो बेसिक रूल क्या है, दैट LHD, that is left hand derivative, should be equal to right hand derivative. Left hand derivative is given by limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, and RHD is given by limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h। अब ये माइनस h कैसे आया ये भी समझ लीजिए। सो ये माइनस h ऐसे आया, जब हम x2 माइनस x1 करेंगे ना यहाँ पे, तो x2 माइनस x1 करने पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस h माइनस a। सो a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ माइनस h बचेगा। तो इसीलिए ये डिनोमिनेटर में हम माइनस h लगा रहे हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर LHD RHD के बराबर है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में क्या है, LHL RHL के बराबर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली
डिफरेंशिएबिलिटी में भी अगर LHD RHD के बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो इन केस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चेक करना है वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, एंड दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी ऑफन आस्क्ड इन JEE एग्जामिनेशन, इन IMU CET एग्जामिनेशन, इन CUET एग्जामिनेशन, तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार वो बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख के कैसे ये बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे जो उसका ग्राफ है वो पॉइंटेड ग्राफ आ जाए। पॉइंटेड मतलब एक ऐसी चीज जो चुभ जाए, चुभ जाए आपको, दैट इज पॉइंटेड। तो अगर कहीं पे भी फंक्शन, जैसे यहां पे x इज इक्वल्स टू a पे फंक्शन कैसा है? पॉइंटेड है, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली यहां पे देखिए, ये जो ग्राफ दिया है ये कैसा है? डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है। भाई देखने से ही समझ में आ रहा है, ब्रेक आ गया बीच में, तो अगर फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? तीसरा, अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का जो टैंजेंट बन रहा है, ये जो टैंजेंट बन रहा है, इफ दिस इज पैरेलल टू दी y एक्सिस या फिर दिस टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ग्राफ में अगर आपको चेक करना है पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपको तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहले, जहां पे भी पॉइंटेड होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और कहीं पे अगर इसकी टैंजेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रही है x एक्सिस के, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ग्राफ पे आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एक ग्राफ देखते हैं और ग्राफ से देख के समझते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए और आप अपनी कॉपी में आंसर लिखिए और बताइए और समझिए कि ये किस किस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। देखते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीचे कमेंट करके अपने सही आंसर्स बताइए कि ये किन किन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जिसका भी सही आंसर आएगा उसको हार्ट मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, सो आई होप आपने अभी तक मार्क कर लिया होगा कि ये पर्टिकुलर ग्राफ किस किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो अगर आंसर की अभी बात करें, आपने शायद दिमाग लगा लिया होगा, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, एट x इज इक्वल्स टू -8, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। -8 पे पेन उठाना पड़ रहा है इसके ग्राफ को बनाने के लिए। सो x इज इक्वल्स टू -8 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखिए बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड दिखाई दे रहा है। सो x इज इक्वल्स टू -4 पे, क्योंकि ये पॉइंटेड है तो यहां पे भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। राइट, उसके बाद x इज इक्वल्स टू -6.5, अगर देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी टैंजेंट बनेगी ना वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सीधी बनेगी। सो x इज इक्वल्स टू -6 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, फॉर x टेंडिंग टू 0 की तरफ जब ये जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब 0 पे फिर से ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे फिर से ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरा, x इज इक्वल्स टू 2 पे फिर से यहां पे पॉइंटेड दिखाई दे रहा है, सो ये x इज इक्वल्स टू 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है। इसके आगे 3 पे आइए। सो जब आप 3 पे आ रहे हैं तो 3 पे आपको एक बम्प दिखाई दे रहा है, मतलब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो अगेन ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इन सारे ही पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यकीन मानो 100% इस तरीके का ग्राफ का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। अगर आपका ऑलरेडी हाफ ईयरली हो चुका है या कंपैरेटिव्स हो चुके हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जिसमें ग्राफ के थ्रू आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नहीं कॉन्टिन्यूअस है,
डिफरेंशिएबल है नहीं डिफरेंशिएबल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपने ये ग्राफ के क्वेश्चंस को उतार लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी इस पर्टिकुलर बुक में हैं जो मैंने स्पेसिफिकली आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की है। पतली सी, हल्की सी, प्यारी सी बुक है, इतनी मोटी मोटी 2 वॉल्यूम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसी बुक को अच्छे से कर लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन सारे हमारी इस पर्टिकुलर बुक में है। ये बुक अगर आपको चाहिए तो हमारा एक कोर्स है बाय द नेम ऑफ अभियान, जिसमें हम आईएससी क्लास 12 के बच्चों को डेडिकेटेड पढ़ा रहे हैं, और इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको ये बुक घर पे पहुंच के मिलेगी। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और तीनों की ही बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। सो इन केस अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद आता है एक और पार्ट जो आपको समझना है, बहुत जरूरी है। ये पार्ट है एल हॉपिटल रूल का। तो एक चैप्टर आपकी बुक में दिया है विच इज नोन एज इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, बट उसका एक कॉन्सेप्ट जो यहां पे बहुत ज्यादा लगता है, और अगर आप एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स ये कहेंगे कि नहीं, एल हॉपिटल रूल नहीं लगाना, बट बोर्ड में जब कॉपी चेक होती है, इस साल भी जो हुई थी 2025 में, इससे पहले भी जो हुई थी 24 में, इससे पहले भी जो हुई थी 23 में, वहां पे एल हॉपिटल रूल पे स्टूडेंट्स को मार्क्स पूरे दिए जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एल हॉपिटल रूल लगाइए, लेकिन अपने स्कूल के टीचर से जरूर पूछ लीजिएगा कि स्कूल में वो इसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे बोर्ड में तो अलाउड है, कुछ टीचर्स जो चाहते हैं कि नहीं बच्चे हमारे ही जैसा जो हम पढ़ा रहे हैं वही करें, जो हम बता रहे हैं वैसा ही करें, वो टीचर्स डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं, एल हॉपिटल रूल मत लगाओ। लेकिन बोर्ड में ये डेफिनेटली 100% एप्लीकेबल है और इस पे मार्क्स भी मिलते हैं। तो एल हॉपिटल रूल लगा के आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजीली आंसर आ जाएगा। 11th के लिमिट्स वाले जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो सब एक फॉर्मूले में सिमट के रह जाते हैं। क्या है ये एल हॉपिटल रूल? तो एल हॉपिटल रूल ये कहता है फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, अगर हमको फंक्शन दिया है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू समथिंग, कोई भी वैल्यू दी है रखने पे, अगर न्यूमरेटर में भी 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाए, या फिर न्यूमरेटर भी इंफिनिटी बन जाए एंड डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी बन जाए आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन in this particular case we can use the L Hopital rule. Now L Hopital rule कहता ये है कि अगर आपकी लिमिट रखने के बाद 0/0 फॉर्म आए या इंफिनिटी फॉर्म आए तो करना कुछ भी नहीं है, आपको न्यूमरेटर को ठोकना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, आपको डिनोमिनेटर को भी ठोकना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। डोंट यूज द क्वोशिएंट रूल। सो न्यूमरेटर को अलग ठोकिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग ठोकिए, डिफरेंशिएट कीजिए, और तब तक करते रहिए जब तक लिमिट रखने पे ये 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाता। इसी को हम कहते हैं एल हॉपिटल रूल। इसी रूल के हेल्प से, शॉर्ट ट्रिक से, जल्दी से कंपटीशन में भी आप कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये सारी चीजें पता कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं जल्दी से कि ये कैसे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। यहां पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है खत्म। मात्र 40 मिनट्स में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है, एग्जामिन द फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, मतलब बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो हमको पता है कि किसी भी फंक्शन चेक करना है अगर कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो सबसे पहले यहां पे हम LHL निकालते हैं। LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या है हमारी, 0 की तरफ मूव कर रहे हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। तो जब भी हम LHL लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा, जिस भी x की वैल्यू की तरफ हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं, तो वो वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो उस पॉइंट के ऊपर हम सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे। दिस ओनली सिग्निफाइज कि ये जो वैल्यू है ये 0 से थोड़ी सी छोटी है,
राइट। और जब RHL की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है 0 प्लस का मतलब है कि जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी बड़ी है, राइट। तो अब यहां पे देखिए, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है, दैट मींस इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स x इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन क्या दे रहा है, तो यहां पे लिखा है व्हेन x इज लेस देन 0 द आउटपुट इज 1। सो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x will be equal to 1। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं RHL। सो लेट्स फाइंड आउट द RHL। तो RHL क्या होता है भाई, RHL होता है लिमिट x टेंडिंग टू, कहां पे चेक करना है, 0 पे। सो 0 प्लस fx। सो 0 प्लस का मतलब है द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आउटपुट क्या आ रहा है, x माइनस 2। तो हम यहां लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या आ रहा है, x माइनस 2। अब यहां पे x की जगह अगर 0 रखा जाए तो आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया -2 के बराबर। अब हमको f ऑफ 0 निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि LHL आ रहा है 1, RHL आ रहा है -2, तो दीज आर नॉट इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, पहली कंडीशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस मॉड x दिया है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। बताना है क्या ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब देखो, जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाले में मैंने आपको बताया था, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्टली लिखना है हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस है। कैसे बोला सर, भाई बोला ऐसे कि ये जो 2x है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉड्यूलस x मॉड फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाली बात है, 1 नंबर का आएगा, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस, सिंस 2x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस x इज अ मॉड्यूलस फंक्शन, बोथ ऑफ देम आर कॉन्टिन्यूअस, सो देयर डिफरेंस विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म से अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो LHL अगर हम निकालें यहाँ पे, तो LHL निकालने के लिए अब देखिए, ये जो मॉड वाला फंक्शन होता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, सो ये मॉड वाला फंक्शन काम किस तरीके से करता है, सो मॉड्यूलस वाला फंक्शन काम ऐसे करता है कि जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, ये पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में दे देता है, लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो भी आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलता है। कैसे, क्या करता है ये उस नेगेटिव साइन के साथ, तो ये करता क्या है, इस नेगेटिव साइन के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देता है, एंड एज अ रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव। तो इस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे इस फंक्शन को अगर हम 0 पे ब्रेक करके देखें मॉड्यूलस फंक्शन को, सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 2x fx इज इक्वल्स टू फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो यहां पे मॉड्यूलस x में जो इनपुट आ रहा है उसके आगे ये क्या करेगा, एक और नेगेटिव साइन लगा देगा, तभी वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो यहां पे जो हमारा आउटपुट, जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2x प्लस x विच इज इक्वल्स टू 3x। ठीक, कैसे, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर था, इस मॉड, ये मॉड क्या करेगा, इसके आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बात करें व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के केस में ये इसको एज इट इज बाहर कर देता है, पॉजिटिव ही जाने देता है, तो यहां पे हो जाएगा 2x माइनस x विच इज इक्वल्स टू x। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आएगा हम उसको ब्रेक कर लेंगे कि कहां पे नेगेटिव है और कहां पे पॉजिटिव है। अब यहां से अगर अपन LHL निकाले तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस का मतलब क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 द आउटपुट इज 3x। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x, और x की जगह अगर 0 डालें तो क्या आ जाएगा, 0, राइट। सिमिलरली वी कैन फाइंड RHL। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। तो आपको ये स्टेप जरूर लिखना है, इस पे भी मार्क्स मिलते हैं। सो 0 प्लस fx का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 द आउटपुट इज x। सो वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा,
0 आ गया। नाउ लेट्स चेक f ऑफ 0। सो f ऑफ 0 का मतलब क्या है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो आउटपुट क्या है? x। तो अगर x की जगह 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? ये भी 0 ही आ जाएगा। सो यहां से हम डेफिनेटली कह सकते हैं दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 0, देयरफॉर द फंक्शन इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा है? डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक फंक्शन दिया है mod of sin x upon x for x not equal to 0 and for x is equals to 0 the value of the function is 1. Now we need to check whether this function is continuous at x is equals to 0 or not. तो continuous के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? LHL निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहाँ पे मॉड आ गया है तो हम क्या करते हैं? मॉड के लिए इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करके, एक्सपैंड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो when x is less than 0, when x is equals to 0 and when x is greater than 0, इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो जब x equals to 0 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 के बराबर दिया है। जब x less than 0 होगा, मतलब अगर x यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के केस में मॉड क्या करता है? इसके सामने एक और नेगेटिव साइन लगा देगा। तो ये हो जाएगा यहां से माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 मींस जब x पॉजिटिव है तो ये मॉड एज इट इज साइन x ही दे देगा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x अपॉन x। ठीक, अब यहां से अपन LHL अगर निकालें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। सो 0 माइनस f ऑफ x का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस साइन x अपॉन x। तो ये हो गया माइनस साइन x अपॉन x। अब ये नेगेटिव साइन को आप बाहर कर दीजिए तो ये हो गया माइनस ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर आता है? ये 1 के बराबर आता है। ये आपने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे साइन x की जगह अगर 0 रखोगे तो साइन ऑफ 0 क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 0 आ जाएगा 0 के बराबर और नीचे भी 0 के बराबर। तो अभी मैंने बताया था अगर 0/0 फॉर्म बनता है तो आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। तब तक करना है जब तक ये 0/0 फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। तो इसको अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और x का डेरिवेटिव होता है 1 और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। नेगेटिव साइन बाहर है तो ये वैल्यू आ गई -1 के बराबर। दैट मींस LHL इज -1। ठीक है, अब अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें RHL दैट इज राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस fx का मतलब है व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे साइन x अपॉन x है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। अगेन ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए भाई LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है 1, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है भाई, तो ये होता है चेक करने का तरीका फॉर द फंक्शंस टू बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस। आई होप दिस इज क्लियर। और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे हम अगले उस वीडियो में जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूंगा इनके ऊपर। पर अभी क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है जल्दी से एक शॉट में, तो ये रहे सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी। 1-2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के भी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो फंक्शन हमको दिया है, कह रहा है चेक कीजिए कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल्स टू 0 पे, हाँ या ना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी तो आप चेक ही कर लोगे, आप करके देख लेना, बताना कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कमेंट करके। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। सो डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHD। LHD किसके बराबर होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। यहाँ पे जो a होता है, ये a क्या होता है? सो a होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर a की वैल्यू है 0 के बराबर, क्योंकि हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर a की जगह 0 डाल दें तो हमको फंक्शन मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आ जाएगा माइनस h माइनस f ऑफ 0
अपॉन माइनस एच, ये आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है व्हेन द वैल्यू इज, जो पॉइंट है वो पॉइंट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मतलब जीरो के लेफ्ट, जीरो का लेफ्ट मतलब लेस दैन जीरो। सो लेस दैन जीरो पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब दे रहा है, जब हम इस फंक्शन में इनपुट डाल रहे हैं x, तो आउटपुट निकल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसका स्क्वायर हो रहा है, उसके आगे एक नेगेटिव साइन लग रहा है और उसमें 1 ऐड हो जा रहा है, राइट। तो अगर हम इनपुट डालेंगे माइनस एच, तो माइनस एच के केस में आउटपुट क्या निकलेगा, सो माइनस एच के केस में आउटपुट यहां निकलेगा f ऑफ माइनस एच। तो x की जगह अगर माइनस एच डालेंगे तो माइनस एच का होल स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर, इसके आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा और 1 आ जाएगा। तो जब x डाल रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल रहा है, जब माइनस एच डालेंगे तो 1 माइनस एच स्क्वायर निकलेगा, माइनस f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो, आउटपुट आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह जीरो डाल दीजिए। तो अगर यहाँ x की जगह जीरो डालेंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, सो f ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब यहाँ पे देखिए 1 से ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है, h से ये स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, h टेंडिंग टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर आ गया। दिस इज योर LHD, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ इसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक। चलिए, RHD का मतलब है व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो पे आउटपुट क्या है, ग्रेटर देन जीरो पे आउटपुट है ये, ठीक है। तो a की वैल्यू जीरो के ही बराबर है, तो अगर हम यहाँ जीरो लिखते हैं तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट। अब देखिए, क्योंकि RHD में x की वैल्यू ग्रेटर देन a होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। LHD में लेस देन जीरो वाला फंक्शन लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब फंक्शन में इनपुट आ रहा है x, तो आउटपुट में क्या हो जा रहा है, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो जब इनपुट जाएगा h तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस 1। तो h की जगह आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस f ऑफ a किसके बराबर था, f ऑफ जीरो बराबर था 1 के, तो ये हो गया 1 टोटल अपॉन h। तो यहां से अगेन इसको अगर कैंसिल किया जाए, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, h से ये h स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास h की जगह अगर जीरो रखेंगे तो आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया जीरो के बराबर। दैट मीन्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट LHD इज इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डेफिनेटली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन तो नहीं बताया, पर अगर हो सकता है आपने स्कूल में डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े हो, क्लास 11 का कुछ बेसिक याद हो, तो इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए। सो अगर LHD निकालेंगे यहाँ पे ना, तो LHD निकालने के लिए क्या कीजिए, जो भी फंक्शन दिया है फॉर x लेस देन जीरो, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 1 का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 2x, और फिर x की जगह रख दीजिए जिस वैल्यू पे आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमको चेक करना है x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x की जगह अगर जीरो रखेंगे तो माइनस 2 टाइम्स जीरो जीरो ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप RHD निकालते हैं तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, अगेन x की जगह अगर जीरो रखते हैं तो ये भी जीरो के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पर अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया तो इस तरीके से ही शो करना है। अगर आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो या अगर MCQ के फॉर्मेट में आया तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल के दे सकते हो। दोनों ही तरीके सही हैं। ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, ये तरीका है डायरेक्ट आंसर पे आने का। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है बताइए एड x इज इक्वल्स टू 2 वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे LHD निकालने की कोशिश करते हैं। तो LHD किसके बराबर होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ a की वैल्यू है 2, सो f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h, राइट। अब सबसे पहले हम f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो f ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा, समझिएगा। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, हमारा फंक्शन है 2x माइनस 5 के बराबर, राइट। तो x की जगह अगर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा, सो ये आ जाएगा -1 के बराबर। सो f ऑफ 2 की वैल्यू -1 के बराबर है। चलिए अब इस फंक्शन में अगर वैल्यू रखें लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि हम LHD की बात कर रहे हैं तो हम वो वैल्यू लेंगे विच इज लेस देन 2। सो लेस देन 2 में आउटपुट है x माइनस 3। तो जहां जहां पे भी x आ रहा है वहां वहां हम x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 माइनस h से। तो ये हो जाएगा 2 माइनस h माइनस 3 माइनस ऑफ f ऑफ 2। f ऑफ 2 किसके बराबर आया था, -1 के। सो ये हो गया -1 टोटल अपॉन माइनस h, राइट। तो ये हो जाएगा +1। सो 1 + 2 3 -3 ये सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया 1 के बराबर। अब निकालते हैं RHD। सो RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a टोटल अपॉन h, राइट। अब a की वैल्यू क्या है 2, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 ही लिख दें तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 टोटल अपॉन h। अब 2 प्लस h का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर दैन 2। तो ग्रेटर दैन 2 पे आउटपुट है 2x माइनस 5। तो इस x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन h। इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 2h माइनस 5 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, टोटल अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या आ गया, 2 के बराबर। अब यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं खत्म। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, उसको भी बता देता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये लास्ट तक देख रहे हैं, आपका ये मिस नहीं होगा। सो एक थ्योरम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है किसी भी फॉर्मेट में। ये थ्योरम ये कहता है दैट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फॉर श्योर इट इज कॉन्टिन्यूअस। लिख लीजिए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं। आपने एक फंक्शन पढ़ रखा है बचपन से जो आपको बिल्कुल ना पसंद है, दैट इज मॉड एक्स। तो ये जो मॉड एक्स फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से, राइट। तो ये पॉइंटेड होता है x इज इक्वल टू 0 पे। अभी मैंने बताया कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि पॉइंटेड है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल भी हो। एक एक्सेप्शन मैंने इसको समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट होता है खत्म। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं विच इज डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी है अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस की हो। उसमें प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, यही बेसिक 3 तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिर इसमें
कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये फॉर्म, वो सारी चीजें भी अभी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन बेसिकली देता क्या है, किसी भी टैंजेंट का स्लोप, जैसा कि हमने बात किया डिफरेंशिएबिलिटी में। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो देयर आर फ्यू बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको सबसे पहले याद करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ये फॉर्मूला शीट नहीं है, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट, सब वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक, सबसे पहला डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। तो अगर आपको कोई एक वेरिएबल दिया है x, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और इस वेरिएबल की पावर n है, तो बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि ये जो n है ये कूद के आगे आ जाएगा और x टू दी पावर में जो भी पावर है वो एक कम हो जाएगी, दैट इज n-1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर हमको निकालना है तो ये क्या होगा, ये जो 3 है जो सर पे चढ़ा हुआ है ये कूद के आगे आ जाएगा एंड x टू द पावर 3-1 दैट इज 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो ये आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला बेसिक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, दूसरा फॉर्मूला कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस दिए हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को इस पहले वाले फंक्शन के साथ लिखेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस जो भी साइन है एज इट इज कॉपी करना है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज gx। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक ऐसा फंक्शन विच इज लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 3-1 दैट इज 2। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो अगर आपको फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं प्लस या माइनस साइन के साथ, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। ये सेकंड है। इसके बाद एक और बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आई होप ये चीजें आप नोट करते चले जा रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो मेरी फॉर्मूला शीट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन एक और चीज, अगर आपको फंक्शन जो दिया है वो एक कांस्टेंट फंक्शन दिया है, सो लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, लेट्स से दिस इज 2 क्या होता है, एक नंबर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। इसके बाद एक और पर्टिकुलर चीज, अगर हमने डी बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से दिया है कि एक कांस्टेंट दिया है और उसके आगे एक फंक्शन दिया है, सो अगर फंक्शन के आगे कोई एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो भी फंक्शन दिया है उसके आगे कोई नंबर आ रहा है, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सो इस कोफिशिएंट को रोकेंगे और बचे हुए फंक्शन को ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब डिफरेंशिएशन। तो जब भी मैं बोलूं ठोकेंगे मतलब समझ जाना डिफरेंशिएशन, कुछ और मत समझना। सो ए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये आ जाएगा ए इंटू एफ एक्स का जो भी डेरिवेटिव होगा, लेट्स से एफ डैश एक्स, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका ए इंटू एफ डैश एक्स, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी भी वेरिएबल के सामने कांस्टेंट आ रहा है उसको रोक के वेरिएबल को ठोक दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है लेट्स से 3x क्यूब का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को रोकेंगे, फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे x क्यूब का। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 3-1 दैट इज 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर के बराबर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, इसी को कहते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। सो अगर x क्यूब के आगे कोफिशिएंट आ रहा था 3, तो 3 को रोका और बाकी x क्यूब को ठोका, नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं।
अब ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हो गए, कुछ फॉर्मूले हो गए। अब डिफरेंशिएशन में और भी बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद करने पड़ेंगे। एक जगह आप चार्ट बनाइए बेहतरीन, उसमें लिख लीजिए, अपने घर में चिपका दीजिए, जिस दीवार पे आप सबसे ज्यादा देखते हैं, मे बी आपकी स्टडी टेबल, वहां पे अगर आप ये लिख लेंगे आपको डेफिनेटली आराम से याद हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तो याद हो ही जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इन फॉर्मूलों को याद करने की एक ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको, छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। क्या ट्रिक है भाई? ट्रिक ये है कि जो फंक्शन शुरू होते हैं सी वर्ड से, जैसे कॉस, कोसेक, कॉट, तो उनका जो डेरिवेटिव होगा, उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, सो द डेरिवेटिव ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट आर स्टार्टिंग विद सी, लाइक कॉट, कॉस, कोसेक, उनका जब भी डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इस तरीके से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए दिमाग में बैठा सकते हैं कि जितने भी लोग आपकी जिंदगी में जो सी हैं, वो सारे के सारे लोग को जब मारेंगे, जब उनके अंदर से चीजें निकालेंगे तो सब नेगेटिव हैं, तभी वो सी हैं, राइट? तो जितने भी सी लोग हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको सी का मतलब पता है। सी का मतलब होता है चिंटू, चूरन, बेकार लोग। ठीक है, बाकी कुछ और मत समझना। तो यही है सी। तो सी वाले फंक्शन जितने भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो क्या आएंगे? नेगेटिव आंसर देंगे, उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स का देखिए तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स का -1/mod x √ x स्क्वायर -1। तो यहाँ पे भी वही सी वाली चीज चल रही है। ठीक है, तो ये बाकी सारे फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए, इनको याद करना है और क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे ये फॉर्मूले आपको आराम से याद होते चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की, क्वेश्चन रूल की, चेन रूल की। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको नोट कर लीजिए। सो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, ये समझते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब है इफ वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन सच दैट देयर आर टू फंक्शंस दैट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो इसका बहुत ही साधारण सा आसान सा तरीका है, ये वाला तरीका जो मैं बताता हूं, इसको याद रखना, जिंदगी भर गलती नहीं करोगे। तो करना क्या है, सबसे पहले वाले को रोकना है, दूसरे वाले को ठोकना है, प्लस दूसरे वाले को रोकना है, पहले वाले को ठोकना है। तो ठोकना है का मतलब यहाँ पे अगेन क्या है? डिफरेंशिएशन करना है। यही है प्रोडक्ट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करना है? पहले वाले को रोकना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे वाले को रोकना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक, अब e की पावर x को रोका, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस साइन x को रोका, e की पावर x का डेरिवेटिव सबसे मुश्किल होता है भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो यहां से डायरेक्ट e की पावर x आ जाएगा। अगर हम टोटल में e की पावर x कॉमन ले लें तो वी आर लेफ्ट विद cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो यही होता है प्रोडक्ट रूल। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक और वीडियो में आएंगे, या एक अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे सर लाइव लीजिए तो लाइव में सारे क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, मे बी इस कमिंग संडे को जब भी आप फ्री होंगे तो बताइएगा। अगर लाइव बोलेंगे तो लाइव के सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसके बाद आता है क्वेश्चन रूल। क्या होता है क्वेश्चन रूल, इसको भी समझते हैं। सो क्वेश्चन रूल क्या होता है इसको देखते हैं। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन मतलब अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है फंक्शंस का जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए हैं, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे फंक्शंस को जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो उसका रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर को रोकिए, न्यूमरेटर को ठोकिए, माइनस न्यूमरेटर को रोकिए एंड डिनोमिनेटर को ठोकिए। सो ये बेसिक रूल है, क्वेश्चन रूल इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझें, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, या फिर ई की पावर एक्स नहीं और इजी कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अगर इसको हम क्वेश्चन रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर दिया है कॉस एक्स तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को रोका,
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस का साइन लगाया, देन साइन एक्स को रोका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, राइट। वेरी गुड सर, आगे बढ़ते हैं। अब cos x को रोका था, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? सो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो गया cos x इंटू cos x माइनस sin x को रोका, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? सो cos शुरू होता है c से, c वाले लोग नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया sin ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब ये बन गया क्या? ये बन गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x टोटल अपॉन cos स्क्वायर x, राइट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स। सो फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स किसके बराबर आ गया? सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। और एक और बात यहाँ से जो आपको मालूम होनी चाहिए कि डेरिवेटिव tan x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। और tan x को क्या लिख सकते हैं? tan x को लिख सकते हैं सर sin x अपॉन cos x, तो वही सेक स्क्वायर x आया। कैसे फॉर्मूला आया? यही क्वेश्चन रूल का यूज करके ये फॉर्मूले यहां से आए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन रूल लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा काम आने वाला है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सो इसके बाद आता है चैन रूल। चैन रूल नहीं, चेन रूल एक्चुअली। सो चेन रूल क्या कहता है? सो चेन रूल कहता है अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो हम क्या करेंगे? एक एक करके चेन खोलेंगे और उनको ठोकते चले जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चेन होती है, चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे कॉपर की हो, कोई भी जो चेन होती है वो आपस में इंटरलॉक्ड होती है, ठीक। तो जब हम इसको खोलना शुरू करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो सबसे पहले हम बाहर वाली चेन को ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर वाले को ओपन करेंगे और सबसे लास्ट में सबसे अंदर जाएंगे। तो बाहर से डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे अंदर जाएंगे। इसी को कहते हैं चेन रूल। एग्जांपल से समझते हैं, डायरेक्टली समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का, तो अगर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले हमको मिलेगा साइन, क्योंकि साइन के अंदर एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो बाहर वाले को सबसे पहले ठोको। तो साइन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा कॉस, ये जो एंगल है इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, सो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसके और अंदर एंगल पे जाएंगे, एंगल पे आक्रमण करेंगे, तो एंगल पे आक्रमण करेंगे तो एंगल क्या है भाई? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। सो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है और अंदर वाले को भी ठोक देना है, ठीक। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? सो द फाइनल आंसर इज 2x cos x स्क्वायर। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। सो एग्जांपल में लेट्स से d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे? तो समझिए cos स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1। सो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आई होप कि आप लोगों को ये पता, ये गलती कोई नहीं करता है कि cos x का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर x लिखो, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग, ठीक है। अलग अलग नहीं होता है, एक ही चीज होती है। cos x का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर x लिखो, बात एक ही होती है। तो ये जो cos स्क्वायर लिखा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर अगर यहां से हटाएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है? बाहर से इस फंक्शन को तोड़ना शुरू करना है। तो बाहर सबसे पहले अगर आप देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बाहर क्या है? पावर दिखाई दे रही है। तो आपको अगर बाहर पावर दिखाई दे जाए तो इस पूरे फंक्शन को ट्रीट कीजिए एज x। तो अभी मैंने आपको बताया जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो x टू दी पावर n में क्या होता है? ये पावर आगे आ जाती है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा। सो मतलब जो भी अंदर लिखा है ये एज इट इज आ जाएगा टू दी पावर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो इसकी पावर हो गई 1। अब इसके और अंदर जाएंगे, तो जब अंदर जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा? cos मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, cos को ठोका, cos को अगर ठोकेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस को बाहर किया, साइन ऑफ जो अंदर एंगल था इसको एज इट इज लिखे रहने दिया। वेरी गुड। अब और अंदर जाएंगे तो और अंदर हमको क्या मिलेगा? एंगल। अब एंगल को ठोको भाई, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 को रोका, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर हम लिख भी दें तो ये माइनस 0। अब इसको तो अगर सही से लिखा जाए तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो दिस कैन बी रिटन एज
3 को भी इधर ले आइए, 2 को भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3 2 6 2 12 माइनस 12 कॉस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स भी था, इसको x को भी बाहर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक चीज कमेंट करके बताइएगा, क्या यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी भी लगा सकते थे इसको श्रिंक करने के लिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ या ना? अगर कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है, बताइए। ठीक है, इसको बताइए कमेंट करके, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चेन रूल क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हो गया तो फिर से बताइएगा, रिकॉर्डेड वीडियो डालूं क्वेश्चंस के या लाइव क्वेश्चन के क्लास लूं, ताकि आपका हाफ ईयरली के लिए बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए, जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन रूल। सो क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये हो गया खत्म। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिफरेंशिएशन के बारे में पता करते हैं। चलिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के पहले टॉपिक पे, विच इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। सो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आओ इसको समझते हैं। तो इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये वाले, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए बस वही सेम कॉन्सेप्ट्स जो आपने ITF में पढ़े थे। अगर आपने अभी तक ITF का मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा तो उसको जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उस छोटे से वीडियो में ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी समझा रखी हैं कि अगर आपको अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो आप यहां पे x की जगह या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो a साइन थीटा या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो a कॉस थीटा, डिपेंडिंग अपॉन कि बाहर क्या है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो x की जगह रखिए a कॉस थीटा, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो x की जगह रखिए a साइन थीटा, उल्टा वाला एलिमेंट रखना है। सिमिलरली अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में दिया है तो यहाँ पे x की जगह या तो आप a सेक थीटा पुट कर सकते हो या a कोसेक थीटा। तो बाहर अगर सेक है तो अंदर डालिए कोसेक, बाहर अगर कोसेक है, सॉरी सेक आप तब डालोगे जब बाहर होगा टैन इनवर्स, और कोसेक आप तब डालोगे जब बाहर होगा कॉट इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो आप x की जगह a टैन थीटा या a कॉट थीटा पुट करोगे। तो अगर बाहर सेक है इनवर्स में तो टैन थीटा डालिए, अगर बाहर कोसेक है तो कॉट थीटा डालिए। मतलब वही बेसिक वाली आइडेंटिटीज जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे चीजों को डालना पड़ेगा, बट बिफोर दैट आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। देन अगर अंडर रूट a माइनस एक्स या a प्लस एक्स इस तरीके से कुछ आ रहा है तो आपको x की जगह a cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। अब ये ऐसे भी आ सकता है या अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आए इस तरीकों में आपको ये बेसिक सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे ताकि अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और ये अंडर रूट वाली चीज यहां से एलिमिनेट हो जाए। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद। अब क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो जैसे क्वेश्चन ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर बाहर साइन इनवर्स है तो हमको ऐसा कुछ करना है, अंदर सब्स्टिट्यूशन x की जगह कि अंदर साइन बन जाए ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर हम x की जगह tan t रख दें या tan थीटा रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो यहां से डायरेक्टली y की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अगर हम x की जगह रख दें tan थीटा, थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x के, यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर, tan इनवर्स x के बराबर। अब इसको यहाँ पे ठोक देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। 2 कांस्टेंट है, 2 को रोका, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हेंस इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ITF पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट एंड देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करो। तो बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाओ, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनाओ, ताकि गाना बच जाए, कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अगर वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई उसको पहले देख लीजिए, बेहतरीन वीडियो है, ITF एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहले टाइप का डिफरेंशिएशन करना। इसके क्वेश्चंस लाइव क्लास में कराऊंगा, तो क्वेश्चंस के लिए परेशान मत हो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। इसके बाद कौन से डेरिवेटिव्स आते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के डेरिवेटिव्स आते हैं उनको कहते हैं
पैरामेट्रिक फंक्शंस। सो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस होते किस प्रकार से हैं। तो पैरामेट्रिक फंक्शन में अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से this function x which is in terms of t, then we have another function y which is again in terms of t and we need to find out dy by dx। तो कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, इसी को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो क्योंकि x जो है वो t के टर्म्स में है, y भी जो है वो t के टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे, x को t के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से dx by dt आ जाएगा। सो a कांस्टेंट है, रुका, साइन क्यूब t में चेन रूल लगेगा, 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t और साइन का डेरिवेटिव होता है cos t। तो ये आ गया dx by dt। इसको ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 1। फिर हम नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है y वाला, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा dy by dt, अगेन 3 आगे आ गया, a cos स्क्वायर t, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t। तो ये आ गया आपका dy by dt। इसको ले लेते हैं लेट्स से इक्वेशन 2। हमको निकालना है dy by dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट वी विल गेट इज dy by dt अपॉन dx by dt। यहां से dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy by dt किसके बराबर है, 3a cos स्क्वायर t माइनस साइन t डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। कैंसिल कीजिए, साइन t से ये कैंसिल, a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, तो बचा क्या cos अपॉन साइन विच इज cot। तो ये आ गया माइनस का cot t। तो कह रहा था फाइंड dy by dx, तो ये आ गया माइनस का cot t। तो यही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में x दिया होगा एक तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में, y दिया होगा उसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में, एंड देन दे विल आस्क यू टू फाइंड dy by dx। इसी को कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी है, आराम से कर लेंगे। बस मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल एंड चेन रूल। बस अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ये सब तो भाई चिंटू है, बेकार है, आसान है, आसानी से कर ही लोगे, कोई दिक्कत परेशानी के बिना। ठीक है, इसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें, वेरी गुड। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। व्हाट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम तब यूज करते हैं जब हमको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिए हों। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एज इन f1x इंटू f2x डॉट 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 fnx, बहुत लंबे लंबे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हों, या फिर न्यूमरेटर में बहुत सारे प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में बहुत सारे प्रोडक्ट। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हमको दिया हो जिसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नॉर्मल लॉग ले लेंगे दोनों तरफ और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा यहाँ पे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम इसको y के बराबर ले लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टोटल की पावर 1/2, राइट, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अब अंडर रूट का मतलब अगर 1/2 होता है, दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो यहां से आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन एज इट इज। कैसे आया, तो log की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए, log की बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक log m टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, then log of m into n can be written as log of m plus log of n. Similarly, log of m upon n can be written as log m minus log n. log ऑफ 1 जो होता है ये 0 के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगर ये आपको पता है तो कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आप ये वाले क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई तो ये पावर आ गया log एज इट इज हो गया। अब हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो log ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ, अब देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो इसको लिखा हमने log न्यूमरेटर में क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log n, दैट इज द डिनोमिनेटर विच इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट।
इस तरीके से हमने log को ब्रेक किया। अब इसको फर्दर हम log को ब्रेक कर सकते हैं, log m इंटू n है तो log m प्लस n में ब्रेक हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग ऑफ, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब जब सबको इतना सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको पकड़ के ठोक दो, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आपको ये नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें उड़ा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए, राइट। हाँ, तो 1 बाय लॉग y, लॉग y का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू फिर y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, समझिएगा। लॉग y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो y की जगह हो जाएगा 1 अपॉन y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई dx। इस तरीके से लिखा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, 1/2 को बाहर छोड़ दिया। अब अंदर वाले सारे फंक्शंस को एक एक करके डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अब ये 2x कैसे आया, चेन रूल लगाया। चेन रूल कैसे लगाया, सो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, log के आगे जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। फिर इनटू log के अंदर जाएंगे तो log के अंदर आया x स्क्वायर प्लस 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x प्लस 0, डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं, माइनस log के अंदर पूरी वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव भी कर दीजिए, चेन रूल लगाइए, इसको अंदर वाले को भी ठोकिए, तो 3 2 6x प्लस 4 आ जाएगा ऊपर से, सो ऊपर आ जाएगा 6x प्लस 4। सो ये आ गया आपका 1 बाय y dy बाई dx। ठीक, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx निकालना है। सो dy बाई dx निकालने के लिए कुछ भी नहीं, बस हम y को दूसरी तरफ भेज देंगे, वी विल गेट dy बाई dx एज इट इज। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y की वैल्यू किसके बराबर, इस पूरे के बराबर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी को कहते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो जब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में फंक्शंस दिए हो तो बेस्ट तरीका होता है दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। एक और जगह लॉग काम आता है, कहां पे काम आता है, जब हमको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिया हो, जैसे इस तरीके से। तो अगर हमको कभी भी u टू दी पावर v का डेरिवेटिव निकालना है, u टू दी पावर v का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। तो लेट्स से अगर हमको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू u टू दी पावर v, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो दिस विल कन्वर्ट टू log y इज इक्वल्स टू v log u। v log u कैसे आया, सो log m टू दी पावर n में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो v आगे आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बिकम 1 बाय y dy बाई dx इज इक्वल्स टू v को रोकेंगे, log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du बाई dx प्लस u को रोकेंगे, सॉरी log u को रोकेंगे, log u को रोकेंगे तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन से एग्जांपल से समझते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जांपल भी यहीं दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, x टू दी पावर x, तो अगर हमको x टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालना है तो x टू दी पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे बताता हूँ आपको करके। सो अगर हम इसको y के बराबर ले ले तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x, राइट। तो y x टू दी पावर x के बराबर हो गया। क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो अगर दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर x। अब ये क्या होगा, x यहाँ कूद के log के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू x को रोका, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x
प्लस log x को रोका, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया और डिफरेंशिएट किया। नाउ वी नीड टू फाइंड dy by dx, तो dy by dx इसके बराबर आ जाएगा। सो dy by dx विल बी इक्वल टू, ये y को उधर भेजा, y किसके बराबर था, x to the power x, सो द आंसर इज x to the power x, ये x कट गया, आंसर आ गया 1 plus log x। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जिसमें फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो इस तरीके से हमको डेरिवेटिव निकालना है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। वैसे ही cos की x की पावर cos x, cos x टू द पावर x, इन क्वेश्चंस को करिएगा और नीचे इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या आएगा। बाकी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। कैसे निकालेंगे इसका, इससे पहले एक और चीज भी आती है जिसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही होता है, कुछ अलग से नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा दूंगा। तो यहाँ पे अगर हमको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर फंक्शन, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले फंक्शन को ले लेते हैं लेट से y के बराबर, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। और दूसरा फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ले लेते हैं लेट से z के बराबर, तो z को ले लिया लेट से एक्स क्यूब के बराबर। अब अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही बन गया, y विद रिस्पेक्ट टू x एंड z विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म को सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यहाँ से, तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, सो नीचे क्वेश्चन रूल लगेगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब को रोका, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का साइन लगाया, देन एक्स क्यूब को रोका, 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x टू द पावर 5 टोटल अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सो ये 3x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 5 कैंसिल हो गया, बचा गया 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज dy by dx, राइट। अब इसके तरह सिमिलरली हम यहाँ से dz by dx भी निकाल लेते हैं। तो इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 3x स्क्वायर। सो लेट्स से इसको मान लें इक्वेशन 2 और इसको मान लें इक्वेशन 1। हमसे क्या कह रहा था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, राइट। तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये ऊपर आएगा, जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे डाल दीजिए। तो यहाँ से dy by dx को अगर हम डिवाइड कर दे dz by dx, दैट इज इक्वेशन 1/2, तो dx dx कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, यही तो आएगा। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये 3x स्क्वायर नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी dy by dz इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये है एक तरीका कि जब आपको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो विद रिस्पेक्ट टू दी अदर फंक्शन, ऐसे करेंगे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, वो आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से 100% आपको 4 नंबर का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी नहीं होता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जो चीज आप एक बार डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं वही चीज आपको 2 बार डिफरेंशिएशन में करनी है, दैट्स इट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को भी अगर हम समझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको एक बार समझते हैं। तो लेट्स से अगर आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू साइन x और आपसे कह रहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू cos x। फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये dy by dx को दोबारा जब ठोकते हैं तो आता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। और cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है माइनस का sin x,
राइट। अब देखिए y किसके बराबर था, साइन x के, तो क्या यहाँ साइन x की जगह y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, वाई को आप इधर ले जाइए, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना ऐसे ही मिलेगा, आपसे कहेगा इफ a function y is equals to sin x is given, prove that d square y by dx square plus y is equals to 0। तो कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि दिख गया कि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 2 बार ठोकोगे, अपने आप ही जो प्रूफ दैट करना है उसमें आंसर आ जाएगा। एक चीज जो यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए वो ये है, जो आपको समझनी है, ये गलती बहुत कॉमन है जो बहुत सारे लोग करते हैं। याद रखिएगा कि dy by dx का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये गलती मत कर दीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है एक बार ठोका y को विद रिस्पेक्ट टू x और उसका स्क्वायर कर दिया, वेयर एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है y को डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट किया है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो सकता है मिल जाए y डैश लिखा हुआ, या हो सकता है मिल जाए y1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है dy by dx। सिमिलरली अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है तो इसकी जगह आपको हो सकता है कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाए y डबल डैश, या कहीं पे मिल जाए y2, तो इसका मतलब यही है कि डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये y2 और y डबल डैश y डैश क्या आ गया, ये वही सारी सेम चीजें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट continuity and differentiability in one shot। I hope इस वीडियो के थ्रू आपको समझने को मिलेगा, जल्दी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। एंड भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत जज्बातों के साथ, बहुत हिम्मत करके इतनी सारी चीज़ें, पहले पीपीटी बनाओ, क्वेश्चन सेलेक्ट करो, समझाओ, बताओ, बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएगा आपका भाई यश महेश्वरी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।